हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं जनरल साइंस का सेगमेंट। मैं प्रणवदीप, रीजनिंग की क्लासेस में आपने हमारा परिचय हो रखा है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं जनरल साइंस। देखिए, जनरल साइंस का सेगमेंट ऐसा है कि अपने जो राजस्थान गवर्नमेंट के जो एग्जामिनेशन होते हैं उनमें खास तौर से जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले विद्यार्थी हैं वो बड़ा परेशान रहते हैं साइंस में। और अधिकतर विद्यार्थियों का मानना है, कुछ को मैं जानता हूँ, जो मेरे विद्यार्थी जो परिचित है, जो पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं, वो ये कहते हैं कि सर साइंस वाला सेगमेंट तो छोड़ ही देते हैं, क्योंकि साइंस वाला नहीं पढ़ के हम लोग राजस्थानी ज़्यादा पढ़ लेंगे, हम लोग पॉलिटी ज़्यादा पढ़ेंगे, हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ लेंगे, वॉट एवर सो। पर एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ आज, कि अब छोड़ने से काम नहीं चलेगा, है ना। पहले चीज़ें कुछ और थी, अब कंपटीशन लेवल इतना हो चुका है कि आपको हर सब्जेक्ट में कमांड होनी चाहिए। और हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि एक आर्ट्स बैकग्राउंड का, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से अगर कोई व्यक्ति है, उसके लिए भी साइंस का कंसेप्ट इतने अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि आप वहां पे एक लीडिंग स्कोर जनरेट कर पाए। एवरेज स्कोर की बात नहीं हो रही कि भाई जितना ला रहे हैं सब लोग उतना ही ले आए, नहीं। हम लोग यहाँ पर इस तरह से प्रयास करेंगे कि साइंस में आप लीड ले सके, जहां पर जो दूसरे विद्यार्थी छोड़ रहे हैं, इवन साइंस बैकग्राउंड का भी कोई विद्यार्थी है जो सवाल अटेंड कर रहा है, वो भी हमारे आर्ट्स बैकग्राउंड के विद्यार्थी करने में झिझकेंगे नहीं, उनको परेशानी नहीं आएगी। उस स्तर से बेसिक टू एडवांस, बिल्कुल बेसिक स्तर से शुरू करेंगे जहां से सारी चीजें समझ पाए, और उस एडवांस लेवल पे चलेंगे जहां तक सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। नोट्स या जो कंटेंट हमारा रहेगा उसका मोस्टली सोर्स जो है 80 to 90% कंटेंट हम लोग एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी बुक, राजस्थान बोर्ड की बुक्स, जिनमें से जनरली सवाल ज़्यादा पुट होते हैं। तो अगर कहीं पे कोई कंटेंट डीप में जा रहा है, वहाँ पे आप ये मत समझिएगा कि सर यहाँ पर तो ये कंटेंट ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा नहीं होगा। जो राजस्थान गवर्नमेंट की जो बुक्स हैं, इवन 10th तक तो पूरा ही लेना है, कुछ कंटेंट 11th-12th का भी मर्ज करेंगे, अदरवाइज 10th तक का जितना कंटेंट है वो तो आपको पूरा पढ़ना ही है, वो तो एग्जाम में पूछे जा ही रहे हैं, है ना। कई बार हम लोग क्या करते हैं, कंटेंट जब थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है तब हम लोग ये सोच लेते हैं यार इतना थोड़ी पूछते हैं, और फिर एग्जाम में सवाल आते हैं तब कहते हैं यार कहाँ से सवाल आया पता ही नहीं चला, है ना। तो वो स्थिति आपकी नहीं होगी कि सवाल कहाँ से आया आपको पता नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जनरल साइंस शुरू करते हैं हम लोग। आज हमारी जो टॉपिक शुरू हो रहा है, केमिस्ट्री, रसायन। तो ऐसा अगर आपको पहाड़े याद करने हो, ठीक है, बेसिक जब हमने स्टडी की थी, पढ़ाई की थी, तो पहाड़े याद करने थे, तो पहाड़े याद करने से पहले क्या याद किया? गिनती। भाई अगर आपको गिनती नहीं आ रही हो तो पहाड़े कैसे याद करोगे, मैथ की कैलकुलेशन कैसे करोगे, है ना। तो यही चीज केमिस्ट्री में है। केमिस्ट्री में मैंने क्या बताया, हम लोग पूरा बेसिक से शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो पहली बार साइंस पढ़ रहे हैं, मान लिया ऐसा कोई विद्यार्थी जिसने 12th पास आउट किया है आर्ट्स से और वो अभी जुड़ रहा है हमारे साथ, उसके लिए भी साइंस पढ़ने में दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। बस आप और जो साइंस बैकग्राउंड से हैं वो ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर जो साइंस पढ़ाई जाएगी या जिस तरह से पढ़ेंगे, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस तरह से क्लियर होंगे कि जो आपने अभी तक 12th में या फिर ग्रेजुएशन में क्लियर नहीं किए होंगे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर उस तरह से मिलेगी आपको। ये क्लास खत्म होगी तब तक आपको सारा ये जो मैसेज है वो पहुंच जाएगा। तो हमारे लिए केमिस्ट्री की जो गिनती है वो ये है कि आप जो बेस है, वो बेस क्या है? केमिस्ट्री, रसायन, रसायनों का बेस क्या है? तत्व। जितने भी हमारे पास पदार्थ हैं, जितने भी रसायन हैं, वो सब किसके बने हुए हैं? एलिमेंट्स के बने हुए हैं, तत्वों के बने हुए हैं। तो पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि तत्व क्या है, क्योंकि अगर हम आगे बात करेंगे कि सब ठीक है, हम सोडियम, हम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, अमोनियम सल्फेट की बात कर रहे हैं, तब नाम आएंगे तब यार ये है क्या चीज, है ना।
तो कम से कम वो पता तो होना चाहिए होता क्या है, और वो क्या होगा जब आप पहले ये याद करेंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, या आगे आपका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कह सकते हैं साहब, और ये तत्व का नाम है। आपको 1 से 30 तक तत्वों के नाम याद होने चाहिए। ठीक है, क्लास कंप्लीट हो जाए उसके बाद बैठिए, नोट्स में लिखिए। सबसे पहले शुरुआत हम लोग एलिमेंट से होंगे। आपके नोट्स का जो पहला जो पेज है, पहले पेज पे एलिमेंट्स नेम होने चाहिए। मैंने इंडेक्स इंग्लिश में ले लिए, आपको हिंदी में चाहिए गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, 1 से 30 तक के तत्वों के नाम आपको आसानी से मिल ही जाना है। क्लियर? चलिए, ये हमारा बेसिक है। और ध्यान रखना एटॉमिक नंबर के साथ एटॉमिक मास आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई इशू नहीं है। आपको ये दो चीजें तो याद होनी ही चाहिए। परमाणु क्रमांक, अगर आपको जैसे मैं कह दूं कि परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्लोरीन है। क्लियर? यानी इतने, ये 1 से 30 तक, टोटल तो 100 से ज्यादा है, सारे तो याद नहीं कर रहे हैं, पर 1 से 30 तक याद होंगे तो आगे हमें पढ़ने में बड़ी आसानी रहेगी। क्लियर है? चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे सिलेबस का जो पहला टॉपिक है, पहला पार्ट है, वो आता है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं ट्रांसलेट कर दूंगा, ठीक है। अदरवाइज मोस्टली जो कंटेंट है हम लोग हिंदी में ही पढ़ेंगे। जो भी आपकी टर्मिनोलॉजी है वो मैं इंग्लिश में आपको रेफर कर दूंगा। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, हमारे सीईटी में भी जो 10+2 है उसमें भी है, ग्रेजुएशन लेवल में भी है, पटवार में भी है, सभी में ये टॉपिक अवेलेबल है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग भौतिक परिवर्तन से। कि भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे हम, और भौतिक परिवर्तन होता क्या। तो यह है कि पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें क्या हो, परिवर्तन क्या पूछा जाए, कैसा परिवर्तन होगा जिसमें पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा, लेकिन रासायनिक संगठन जो है वो अपरिवर्तित रहे। ठीक है, अब ये चीजें होती क्या है, देखिए, पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, किंतु रासायनिक संगठन या रासायनिक गुणधर्म जो है वो यथावत बने रहते हैं। इसको एक्सप्लेन करते हैं, पहले समझते हैं, देखो कि क्या कहना क्या चाह रहा है। हम रट्टा नहीं मारेंगे, ध्यान रखना, कोई भी चीज का रट्टा नहीं मारना कि क्या कहना चाह रहा है, उसके रट्टा नहीं मारेंगे। तो पहले हम चलते हैं भौतिक अवस्था पे। ठीक है, भौतिक अवस्थाओं के बारे में आपने पढ़ाई है, बेसिक क्लासेस में पढ़ा है। पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ी है, कितनी होती है, 3 अवस्थाएं पढ़ी हमने। कौन कौन सी, ठोस, द्रव, गैस, परिचित है ही आप, फिर भी मैं एक बार समझा ही देता हूं। ठीक है,
तो ऐसी अवस्था जिसमें पदार्थ के कण बिल्कुल पास पास होते हैं वो तो क्या है, ठोस अवस्था। द्रव अवस्था में क्या होंगे, कण थोड़े दूर दूर और गैस में बहुत दूर। एग्जाम्पल आपको पता ही है, ठोस अवस्था में ठोस के पत्थर हो गया, मार्कर हो गया, द्रव में पानी, तेल, गैस है, ये वायु है, ये तीन अवस्थाएं हमने पढ़ी हैं ये। वर्तमान में दो और अवस्थाओं पर चर्चा हो रही है। अब अवस्थाएं तीन नहीं, टोटल अवस्थाएं कितनी है, 5 अवस्थाएं। 3 तो हम लोग बेसिक क्लासेस में पढ़ते हैं, 2 अन्य अवस्थाएं जो हैं वो कौन सी है, प्लाज्मा और बीईसी। बीईसी को कहा जाता है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। चौथी अवस्था है, ये 5वीं अवस्था। इनके बारे में जनरली बता देता हूं मैं आपको। प्लाज्मा अवस्था क्या होती है, जब किसी पदार्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो उच्च ताप पर वह आयनिक अवस्था में आ जाता है, वो आयनिक अवस्था ही प्लाज्मा अवस्था है। जैसे जितने भी जो सूर्य है, जितने भी तारे हैं, ठीक है, उन तारों पर जो ऊर्जा बनती है, वहां पर जो भी गैसें रहती है वो मोस्टली प्लाज्मी अवस्था में रहती है, ठीक है। और बीईसी बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये 5वीं अवस्था है जिसकी संकल्पना एक भारतीय वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने प्रस्तुत की थी, और अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा भी उस पर कार्य किया गया था। तो इन दोनों के नाम से ही उसका नाम दिया गया है बीईसी, जो कि अत्यधिक निम्न घनत्व पर प्राप्त की जाती है, ठीक है। ये 5 अवस्थाएं हैं। तो हम वापस टॉपिक पे चलते हैं। जो हम यहां पे बात कर रहे हैं कि किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, तो कह रहा है सब भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, मतलब ठोस द्रव गैस में चेंज हो गया, ठोस है तो द्रव हो गया, द्रव है तो गैस बन गया, लेकिन उसके रासायनिक संगठन, उसका केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं तो बर्फ है, बर्फ को अगर मैं गर्म करूंगा तो क्या बन जाएगा, पानी बनेगा। बर्फ किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। पानी किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में। लेकिन जब मैं इनके केमिकल स्ट्रक्चर की बात करता हूं, रासायनिक फॉर्मूले की बात करता हूं, तो वो क्या आता है, बर्फ का फॉर्मूला क्या आता है, H2O। पानी का फॉर्मूला क्या है, H2O, ठीक है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इस परिवर्तन में अवस्था तो परिवर्तन हुई, क्योंकि ठोस से द्रव बदल गया, पदार्थ जो है वो ठोस से द्रव तो बदल गया, लेकिन उसका जो रासायनिक संगठन है वो समान रहा है। रासायनिक संगठन क्या रहता है, समान रहता है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। समझ आ गया होगा, बड़ा आसान है। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों की केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक संगठन तथा रासायनिक गुणधर्म यथावत बने रहते हैं, यह क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे एक तो ये हो गया, फिर दूसरा हम ले सकते हैं कि पानी के अंदर शक्कर घोलना, ठीक है। पानी के अंदर शक्कर घोलोगे, उसमें वापस शक्कर प्राप्त हो जाती है, शक्कर को अलग कर सकते हैं हम लोग। एक नौसादर का उर्ध्वपातन, उस पर आगे भी चर्चा करेंगे हम लोग। उर्ध्वपातन टर्म अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं। फिर लोहे का चुंबक बनना, है ना। एक अपन कील जो होती है, कील के पास चुंबक ले जाते हैं, तो वो कील भी क्या करती है, एक चुंबक की बात है। और देखा होगा ना आलपिन में, एक आलपिन को चुंबक से चिपकाओ, फिर उससे आगे ऐसे आगे और आलपिन चिपक जाती हैं, तो कुछ समय के लिए वो जो लोहा है, सॉरी जो आलपिन है, वो चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है। तो ये जो परिवर्तन है, ये सारे परिवर्तन कैसे परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। भौतिक परिवर्तनों की कुछ विशेषताएं होती है, उन विशेषताओं में चर्चा करते हैं। ये परिवर्तन
अस्थायी होते हैं। कैसे होंगे? अस्थायी। जैसे आपने पानी को गर्म किया, बर्फ बन गई, बर्फ से वापस पानी बन सकता है ना। लो आलपिन थी, आलपिन में थोड़ी देर के लिए चुंबक के गुण आए, उसके बाद जैसे ही चुंबक हटेगी उसके बाद वो आलपिन चुंबक के जैसे व्यवहार नहीं करती है ना। तो ये जो परिवर्तन होते हैं ये अस्थायी होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं। दूसरा, यह परिवर्तन उत्क्रमणीय कहला होते हैं, रिवर्सिबल। रिवर्सेबल, रिवर्सेबल का सेंस क्या है? वही चीज है कि आप बर्फ को गर्म करो पानी बन जाएगा, पानी को ठंडा करो बर्फ बन जाएगा। यानी जब अभिक्रिया दोनों दिशा में चलती है, आगे पीछे, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया हैं जो दोनों दिशाओं में चल सकती है उन्हें हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। तीसरा, इनमें कोई नया उत्पाद प्राप्त नहीं होता है। कारण क्या है कि यहां पर जो था वो भी H2O था, यहां वापस जो बना है वो भी H2O ही है, कुछ चेंज नहीं होगा, है ना। प्राप्त एक ही चीज होगी, कुछ नया नहीं बनने वाला है। क्लियर है? चलिए, अब हम क्या करते हैं, भौतिक परिवर्तन के रिगार्डिंग कुछ डेफिनेशंस पूछी जाती है जो हमारे पास एनसीईआरटी बुक्स, जब हम लोग इस चैप्टर को रीड करते हैं या देखते हैं तो वहां पर हमारे पास भौतिक परिवर्तन से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं आती है जहां से एग्जाम में सवाल बनते हैं, तो उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, भौतिक परिवर्तन होता है क्या समझ में आ गया, बेसिक चीजें समझ में आ गई। अब कुछ टॉपिक्स पे चलते हैं। सबसे पहला चलते हैं हम लोग गलनांक या गलन, मेल्टिंग। ठीक है, देखो ये चीजें अगर आपके पास डेफिनेशन होना बहुत जरूरी है, डेफिनेशन समझ में आ गई तब पता चलेगा क्या है। देखो गलन, गलन क्या है? गलना, गलना है, क्या समझ में आता है गलना ऐसे, मतलब क्या समझ में आ रहा है? बर्फ जो है गलती है, पानी बनाती है, तो गलन का मतलब ही यही है, किसी ठोस पदार्थ का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलन कहलाता है, मेल्टिंग। क्लियर? बहुत आसान सी है परिभाषा, परिभाषाओं पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये सारी परिभाषाएं आपको क्लियर होनी चाहिए। गलन का तात्पर्य क्या है? मेल्टिंग, मेल्टिंग इंग्लिश में बहुत आसान समझ में आ रहा है, मेल्ट होना। मेल्ट कौन होगा भाई? ठोस ही होगा, डेफिनेटली बात है, कोई सॉलिड है वही मेल्ट होगा लिक्विड में। तो किसी ठोस पदार्थ का द्रव पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया गलन कहलाती है। ठीक है, दूसरी परिभाषा लेते हैं, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। देखो ये तो क्या था, गलन या मेल्टिंग जो है वो तो एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, और गलनांक, गलनांक, गलन अंक एक कोई निश्चित पॉइंट है, फिक्स पॉइंट हो गया। यानी यहां पर हम परिभाषा में क्या लेंगे कि वह निश्चित तापमान, वह निश्चित तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है उसे गलनांक कहा जाता है। ठीक है, तो वह निश्चित तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है वो क्या कहलाएगा? गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। जैसे
बर्फ का गलनांक क्या होता है? किस तापमान पर बर्फ जो है वो पानी में बदल जाएगी? पढ़ा आपने? जो साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी हैं, पढ़ा है? चलिए इसको मैं एक बार होल्ड पे रखता हूं, वापस चर्चा करेंगे। अभी इसको, इस क्वेश्चन को होल्ड पे रखते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। तीसरा लेते हैं, हिमीकरण। ठीक है, हिमीकरण या हिम होना, फ्रीजिंग। ठीक है, पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है, फ्रीजिंग। फ्रीज, फ्रीज क्या होगा? हिम होना, मतलब बर्फ से हिम बनती है, पानी से बर्फ, तो क्या होगा? द्रव का ठोस में बदलना, या द्रव के ठोस में बदलने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? हिमीकरण। चौथा है हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट वही परिभाषा हो जाएगी कि वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव ठोस में बदलता है, वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव ठोस में बदलता है, उसे क्या कहा जाएगा? हिमांक कहा जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है परिभाषा? दो परिभाषा है, देखो इंपॉर्टेंट तो ये दो है, ये दो प्रक्रिया है, ये दो निश्चित बिंदु का तापमान है, इसलिए मैं दोनों को अलग अलग समझा रहा हूं, बहुत से विद्यार्थी इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हिमीकरण, हिम होना जो है वो एक प्रक्रिया है जिसमें कोई द्रव ठोस में बदलता है, जबकि हिमांक में क्या होता है? हिमांक वह निश्चित तापमान, वो एक फिक्स टेम्परेचर है जिस पर कोई भी जो द्रव है वो ठोस में बदलता है। थोड़ा सा यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं, सॉरी, पानी का हिमांक वो कितना है? ये तो पढ़ा ही होगा आप, बताएं। पानी का हिमांक कितना है? किस टेम्परेचर पर पानी जो है वो बर्फ में बदल जाएगा? बिल्कुल, सभी ये लोग परिचित हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। कि 0 डिग्री पे क्या होता है? पानी बर्फ में बदल जाता है, ये हमने पढ़ा है। ये चीज फिर वापस यहां पे चलता है, ये चीज सामान्य रूप से पढ़ने में नहीं आती है ना। ये तो इतना पढ़ा है कि भाई पानी जो है वो बर्फ में कितने पे बदलेगा? 0 डिग्री पे बदलेगा। अब ये बताओ बर्फ पानी में कितने पे बदलेगा? 5 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री? क्या टेम्परेचर, कितना गर्म करे कि जो बर्फ जो है वो पानी में बदल जाए? ठीक है, अनुमान लगाइए। जवाब है इसका 0 डिग्री सेल्सियस। है ना, बढ़िया। विज्ञान बड़ी रोचक चीज होती है ना। अब आप कहोगे सर 0 डिग्री पे तो बर्फ पानी जो है वो बर्फ में बदल रही है, अब वापस बर्फ भी पानी जो है वो 0 डिग्री पे बदल जाएगा, ऐसे कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है क्या? बिल्कुल यही होता है, अवस्था परिवर्तन समान टेम्परेचर पे होता है। इसको आप देखिए थोड़ा सा। जैसे मैंने एक बाउल ले लिया, उस बाउल में हम आइस क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, बर्फ ले लिया मैंने, ठीक है, और यहां पर मैं एक थर्मामीटर रख लेता हूं। थर्मामीटर में टेम्परेचर क्या शो करेगा? डेफिनेटली बर्फ का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस करेगा। अब यहां पे लगा देता हूं मैं एक बर्नर।
ये बर्नर क्या करेगा, इसको गर्म कर रहा है। ऑन कर लिया, ऑन कर रहा हूं मैं, गर्म कर रहा हूं, यानी मैं इसको क्या कर रहा हूं, ऊष्मा दे रहा हूं। और अगर ये ऊष्मा दे रहा हूं तो ये ऊष्मा थर्मामीटर में शो होनी चाहिए। भाई पानी का आपने देखा ना घर में, जो आपने अगर एक किसी पतीले में है, एक पानी डाल दो और उसको आप गैस पे चढ़ा दो, जैसे जैसे आग लगेगी वैसे वैसे वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे आग मिलेगी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहां पर भी अगर मैं गर्म कर रहा हूं तो इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, है ना। लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। इसके बजाय क्या होगा, ये जो बर्फ है ये बर्फ पानी में बदलने लगेगी, लेकिन यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तब तक कांस्टेंट रहता है जब तक कि बर्फ जो है वो पानी में ना बदल जाए। यानी कहने का मतलब है कि जो बर्फ है वो पानी में किस टेम्परेचर पर बदलेगी, 0 डिग्री पर भी बदलेगी। फिर बात ये आती है कि सर अगर 0 डिग्री पे बदल रही है तो भाई साहब ये गर्म कर रहे हैं, ये ऊष्मा कहां जा रही है। ये ऊष्मा जो है अवस्था परिवर्तन में काम में आती है और इसे कही जाती है गुप्त ऊष्मा। ठीक है, गुप्त ऊष्मा क्या होगी कि ऊष्मा का वह मान, मैं परिभाषा लिख ही लेता हूं, ऊष्मा का वह मान जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में काम में आता है। तो ऊष्मा का वह मान जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में काम में लिया जाता है वह क्या कहलाएगा, गुप्त ऊष्मा कहलाएगा। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया सवाल बनता है यहां पे कि पानी बर्फ में किस टेम्परेचर पे बदलेगी, 0 डिग्री पे, और बर्फ वापस पानी में किस में बदलेगा, 0 डिग्री पे। क्लियर है, समझ में आ गया। आगे चले, तो 4 परिभाषाएं हमारे पास हो चुकी थी, 5वीं परिभाषा चलते हैं। सॉरी, क्वथन, बॉइलिंग। ठीक है, बॉइलिंग क्या है पता ही चल रहा है। बॉईल करते हैं, क्या करेंगे, पानी को ही बॉईल करेंगे, बॉईल करेंगे तो क्या बन जाएगी, वाष्प बनती है। यानी बॉइलिंग होता है किसी पदार्थ का द्रव से गैस अवस्था में बदलना। द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है, बॉइलिंग, या फिर हम सामान्य रूप से कहते हैं द्रव का उबलना। द्रव के उबलने को हम लोग बॉइलिंग कहते हैं, जबकि वास्तविकता में होता है द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है, क्वथन कहलाता है। फिर एक टर्म आती है यहां पे क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। अब समझ में आएगी ये क्या होगा, बिल्कुल वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव गैस में बदलता है ना। वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव गैस में बदलता है वो क्या कहलाएगा, उसका क्वथनांक कहलाएगा। अगर मैं पानी के क्वथनांक की बात करूं तो ये क्या होगा, पानी किस तापमान पर वाष्प में बदलेगा, परिचित हो आप, कितना है, बिल्कुल सही बात है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी किस में बदल जाएगा, आपका वाष्प में बदल जाएगा। ठीक है, वाष्पीकरण, इवापोराइजेशन। ठीक है, इवापोराइजेशन, वाष्पीकरण क्या है। अब ये तो क्वथनांक के सिमिलर आ गया, है ना, है या नहीं। वाष्पीकरण का मतलब क्या हुआ, वाष्प बदलना। क्वथनांक का मतलब क्या है, द्रव का गैस में बदलना।
दोनों में क्या डिफरेंस है सोचिए। साइंस बैकग्राउंड के जो विद्यार्थी हैं थोड़ा दिमाग पे जोर लगाए। मैंने कहा था ना कि बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेगी जो आपने भले साइंस कंप्लीट कर ली हो, बट बेसिक तौर पर जो आपकी जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। और सवाल एक्चुअली में यही आते हैं, क्यों वाष्पीकरण हम देखते हैं ना होता क्या है, हम डेली रूटीन में देखते हैं ना, कहाँ देखते हैं वो भी अभी बात करेंगे। वाष्पीकरण का अर्थ भी क्या है? वाष्पीकरण का मतलब भी यही है, द्रव का गैस में बदलना। तो फिर इसमें और इसमें क्या अंतर है? कि वो भी द्रव का गैस में बदलना है, ये भी द्रव का गैस में बदलना है, तो वाष्पीकरण में क्या फर्क आ गया भाई? अब मेरे को आप बताएं। देखिए एक बाउल में आपने पानी ले लिया है और उसको गैस पे चढ़ा दो, ठीक है, और उससे वाष्प बनने दो। सोचिए देखो, ठीक है, साइंस या कोई भी सब्जेक्ट जो है ना रट्टा मारने वाली चीज नहीं होती। आप जब तक उसको फील करके नहीं पढ़ेंगे ना तब तक वो मजा नहीं आना है। आत्मसात करके पढ़िए, उसमें थोड़ा इन्वॉल्व होइए, इन्वॉल्व होकर पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। तो एक हाइपोथेसिस लेते हैं, एक कल्पना लीजिए आप, ठीक है, कि आपने एक बाउल ले लिया और उसको आप गर्म कर रहे हो और उसमें वाष्प बन रही है। उस टेम्परेचर का आप अनुमान लगा सकते हो? उस बाउल में हम हाथ लगाएं, पानी का टेम्परेचर क्या होगा? पानी का टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस है। यानी मैं समझता हूं कि आप में से सभी 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान का अनुभव समझते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस यानी कितना गर्म होगा, है ना? वो उतना गर्म हो रहा है, ठीक है। उस पर क्या हो रहा है? उस पर कौन सी प्रक्रिया हो रही है अपनी? वहां पर कौन सी प्रक्रिया हो रही है? क्वथन वाली प्रक्रिया हो रही है, और ये हमारा क्वथनांक वाला टेम्परेचर वहां पे मिल रहा है। क्लियर? बैठ गया दिमाग में ये? अब आपने कपड़े धोए, ठीक है, कपड़ों के अंदर पानी है ही है, उनको हमने बाहर सुखा दिया है। सूख रहे हैं मतलब क्या हुआ? सूखना का मतलब क्या हुआ? वहां पर जो कपड़ों के अंदर जो पानी था वो पानी किस में बदला? वाष्प में बदला, बदला। अब जो कपड़े सूख रहे हैं या सूख गए हैं या सूखने के दौरान, आप मुझे ये बताइए, क्या कपड़े का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा? नहीं जाएगा ना। क्या कपड़ा इतना गर्म होगा जितना वो उबलता हुआ पानी था? नहीं, उतना गर्म नहीं होगा। तब फिर क्या फर्क आ गया? यही फर्क है क्वथनांक और वाष्पीकरण में। वाष्पीकरण में जब पदार्थ द्रव से गैस या फिर मैं कहूं पानी से वाष्प में बदलेगा तो ये अपने क्वथनांक तक पहुंचे बिना ही क्वथनांक तक पहुंचे बिना ही यह पदार्थ जो है या जो पानी है वो वाष्प में बदलता है, तब वह प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। इसमें टेम्परेचर क्वथनांक तक नहीं पहुंचता है। इसमें कुछ कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो आप बताएं मेरे को कौन कौन से कारक है जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। अब अपन इसको याद करते हैं ना कि सब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, तब दिमाग में जोर लगता है। इसको आप जनरलाइज दैनिक जीवन में विज्ञान क्यों ले जाइए। ऐसा कपड़े सूख रहे हैं, ऐसी क्या क्या चीजें होगी जिससे कपड़ा जल्दी सूख सकता है? बताओ। बिल्कुल, सबसे पहली चीज तो क्या होगी साहब? तापमान। धूप निकली हुई है कि नहीं निकली हुई है? धूप है तो जल्दी ही सूख जाएंगे, बादल हो रखे हैं या फिर आपने घर में सुखा रखा है तो थोड़ा देरी से होगा। फिर और दूसरी हम बात करें तो क्या होगा? हवा, पवनों की गति होता ही है। तेज हवा चल रही है या फिर आप कपड़ा लेके इसको हवा कर रहे हो, इधर उधर हिला रहे हो, तो क्या होगा? जल्दी सूख जाएगा, बाकी देरी से सूखेगा। तीसरा, आर्द्रता। सब बारिश के दिनों में आप घर के अंदर कपड़ा सुखा रहे हो और एक गर्मियों में घर के अंदर कपड़ा सुखा रहे हो, धूप लगा ही नहीं रहे, हम सिर्फ कमरे में ही सुखा रहे हैं,
कब जल्दी सूखेगा? गर्मियों के समय में। बारिश में नहीं सूखता, क्योंकि बारिश के समय में वातावरण में आर्द्रता, नमी अधिक रहती है, तो इस कारण से वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और चौथा कारक जो है वो होता है दाब। दबाव का जो है वो भी दबाव है वो भी वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। तो समझ में आ गया होगा क्वथन, क्वथनांक और वाष्पीकरण। क्लियर? आगे चलें। 7 हो गए थे, ठीक है। 8 पे चलते हैं। संघनन, कंडेंसेशन। संघनन, संघनन क्या होगा? गैस का द्रव में बदलना। गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन, कंडेंसेशन। और संघनन बिंदु, कंडेंसेशन पॉइंट, ये क्या हो जाएगा? जब बिंदु आते ही हमारे पास क्या हो जाएगा? वह निश्चित तापमान, वह निश्चित तापमान जिस पर कोई गैस द्रव में बदल रही है, वो क्या कहलाएगा? संघनन बिंदु कहलाएगा। अब अगर मैं आपसे फिर पूछूं कि वाष्प का संघनन बिंदु क्या होता है, कि किस तापमान पर वाष्प पानी में बदल जाएगी, क्या होगा बताएं? सोचे थोड़ा, किस तापमान पर वाष्प पानी में बदलेगी? सोचिए, अभी बताया था मैंने, बताया। अवस्था परिवर्तन समान बिंदु पर होता है। जिस तापमान पर पानी वाष्प में बदली है, उसी तापमान पर वाष्प भी पानी में बदलेगा। ठीक है, तो ये सेम रहेगा क्या? 100 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। सामान्य रूप से विद्यार्थी थोड़ा सा इस पे हिचकिचा जाता है, उनको पता नहीं चलता है क्या करना है। ठीक है, तो यहां पे एक बढ़िया सवाल बनता है। कौन सा सवाल आता है? एक सवाल आता है यहां पे, एक बात करूं, उबलते जल की बजाय भाप से जलन अधिक महसूस होती है, क्योंकि, और आपको 4 ऑप्शन दे देंगे यहां पे। अब बताओ ज्यादा क्यों जलन महसूस होगी उबलते हुए पानी में और भाप में? क्या फर्क है? देखो, उबलता हुआ पानी है, उसका टेम्परेचर कितना है भाई साहब? 100 डिग्री सेल्सियस। और भाप का टेम्परेचर भी कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस ही है। टेम्परेचर दोनों का सेम है, पर जलन ज्यादा किस में होगी? भाप में। उसका कारण क्या है? वही चीज, मान लिया यहां पर हमने पानी ले लिया, इसको स्टोव पे लगा दिया हमने, वो इस पे टेम्परेचर लगा दूं मैं। ठीक है, अब गर्म कर रहा हूं, टेम्परेचर कितना दिखा रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस। गर्म करूंगा तो ये क्या होगा? भाप बनेगी, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा इसका। क्यों? क्योंकि यहां पर जो भी हम एक्स्ट्रा टेम्परेचर दे रहे हैं, अधिक तापमान दे रहे हैं, वो अधिक तापमान पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में काम में लिया जा रहा है। और इस अधिक तापमान को हम लोग क्या कहते हैं? गुप्त उष्मा। तो इस भाप में 100 डिग्री सेल्सियस तो है ही है, प्लस इसमें गुप्त उष्मा भी है। और यहां पर केवल 100 डिग्री सेल्सियस तापमान ही है, और इस गुप्त उष्मा के कारण ही जलन अधिक महसूस होती है। यह आपका आंसर होगा कि जलन अधिक महसूस क्यों होती है? क्योंकि भाप में गुप्त उष्मा निहित होती है। ठीक है, ये पूछा भी गया है, इसलिए कुछ एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि
उबलते पानी के बजाय भाप से जलन अधिक महसूस क्यों होती है? क्लियर है? समझ आ गया? तो कितने हो गए? 8 9 हो गए। 10वां है आसवन, डिस्टिलाइजेशन। आसवन क्या है? देखो, आसवन एक प्रक्रिया है, इसमें कुछ नहीं करते हैं। किसी भी द्रव को पहले गर्म करके गैस में बदला जाता है और फिर गैस को ठंडा करके पुनः द्रव में प्राप्त किया जाता है। ठीक है? पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन वगैरह पड़ा होगा। पेट्रोलियम से अलग अलग पदार्थ निकालने के लिए इस प्रक्रिया का काम में लिया जाता है। तो द्रव को गैस में और गैस को पुनः द्रव में बदलने की जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आसवन कहलाती है। फिर लास्ट है ऊर्ध्वपातन। इंग्लिश टर्म में थोड़ा बोल रहा हूं, देख लीजिएगा। चलिए एक सेकंड में देख ही लेता हूं, बता देता हूं मैं आपको इंग्लिश टर्म। सब्लिमेशन है ना। थोड़ा निकल जाता है माइंड से। ठीक है, सब्लिमेशन बढ़िया चीज है, अच्छा सवाल है, कई बार पूछा गया है कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है। देखो, जनरली प्रोसेस क्या होता है, जैसे एक कोई भी पदार्थ है, जैसे मान लिया लोहा है, लोहे को आप गर्म करोगे, लोहा किस अवस्था में? ठोस में है। लोहे को गर्म करेंगे तो वो क्या होगा? पहले पिघलेगा, और ज्यादा गर्म करेंगे, बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तो उस लोहे की वाष्प भी बदल जाती है, मतलब द्रव जो है वो गैस में भी बदलता है। हर एक पदार्थ तो सामान्य रूप से क्या होता है, ठोस है, ठोस को गर्म करते हैं, क्या बनता है? द्रव, और द्रव को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? गैस। प्रकृति में अधिकतर या सामान्य तौर पर सभी पदार्थ इसी क्रम को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनमें द्रव अवस्था बनती ही नहीं है, उनमें गर्म करने पर वे ठोस से सीधे ही गैसीय अवस्था में और ठंडा करने पर गैस से सीधे ही ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ठीक है, इस अवस्था बदलने की जो प्रक्रिया है, इसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। कुछ गिने चुने पदार्थ हैं, उनका ध्यान रखना है आपको, है ना। एग्जाम जो जनरल है, आप खुद को करके देखना है, ये आप कपूर में देख सकते हैं। आप कपूर की एक कोई भी एक गोली ले लीजिए, एक पात्र है, उस पात्र में रख दीजिए आप, और उसको गैस पे गर्म करो आप, वो पिघलेगा नहीं। देखना, कपूर पिघलता नहीं, कपूर की सीधी भाप बनती है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल है, उदाहरण में एक तो होता है नौसादर, आयोडीन, कपूर, ठीक है। ये ऐसे पदार्थ हैं जो गर्म करने पर क्या होंगे? गर्म करने पर ये ठोस से सीधे ही गैस तथा ठंडा करने पर गैस से सीधे ही ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। इस अवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन के रिगार्डिंग, भौतिक अवस्थाओं के जो परिवर्तन है, जो हमारा पहला टॉपिक है भौतिक परिवर्तन, उसके रिगार्डिंग हमारे पास ये 11 परिभाषाएं आती है जिनसे सवाल पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली। अलग अलग एग्जामिनेशन में इन परिभाषाओं से भौतिक अवस्था के परिवर्तन के बहुत से सवाल पूछे गए, और
उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी परिभाषा, ये सारा जो प्रोसेस है वो बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। नहीं लग रहा है ना ऐसा कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से है तो उसको समझने में दिक्कत आ रही है? नहीं आएगी। और साइंस बैकग्राउंड वालों को भी बहुत सी चीज़ें ऐसी मिली होगी जो उन्होंने नहीं पढ़ी होगी, और बेसिक एजुकेशन के तौर पर उनको यहाँ पे कंटेंट मिलेगा, और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। मान के चलिए हम लोग वही कंटेंट फॉलो करेंगे जो आपके लिए बेस्ट है, एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है या फिर पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग बेस बना के एनसीईआरटी का आधार लेके हमारे कंटेंट और हमारे नोट्स को तैयार कर रहे हैं, जो कि जल्द ही आपके पास भी पहुंचने वाला है, और क्लासेस में तो आपको पूरा डिटेल से एक्सप्लेन हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में।